नीमा गर्ल्स आर्ट्स कॉलेज गुजारिया के हिंदी विभाग से मैं डॉक्टर सोमाभाई पटेल आपके सामने आज साहित्य शास्त्र की विशिष्ट कड़ी साहित्य शास्त्र का विषय सिद्धांत लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसका नाम है काव्य प्रकार। काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु, काव्य का प्रयोजन और काव्य के गुणदोष की तरह काव्य प्रकार भी साहित्य शास्त्र की एक विशिष्ट चिंतन की धारा है, जिसको लेकर आज उस पर हम प्रकाश डालने वाले हैं। दोस्तों, साहित्य या काव्य किसे कहा जाता है, यह तो हमने देखा था। आज हम आगे साहित्य के प्रकार, काव्य के रूप को लेकर विचार करेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के विभिन्न अंगों पर विचार विमर्श हुआ है। काव्य के कौन से रूप है, उस पर भी विचार करना है। प्रारंभ में साहित्य के लिए वाङ्मय शब्द का प्रयोग संपूर्ण साहित्य के लिए प्रयुक्त था, यह हम जानते हैं। उसके लिए काव्य, साहित्य आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अंग्रेजी में जिसे लिटरेचर कहा जाता है और उर्दू में अदब नाम से पहचाना जाता है। आजकल साहित्य शब्द अधिक प्रचलित है। काव्य की जगह साहित्य ज्यादा पुकारा जाता है। अब यह देखें कि साहित्य से क्या अभिप्राय है। साहित्य का संबंध सृजनात्मक साहित्य से और आलोचनात्मक साहित्य से रहा है। आलोचनात्मक साहित्य भी आपको पता हो कि सैद्धांतिक रूप में और व्यवहारिक रूप में भी आलोचनात्मक साहित्य को देखा जाता है। और सृजनात्मक साहित्य के विविध आधार हैं। सृजनात्मक मतलब सृजन साहित्य की काव्य के प्रकार अनेक आधारों पर किया जाता है। उसमें पहला आधार है गोचरता के अर्थात इंद्रियजन्य आधार पर साहित्य के प्रकार या भेद देखे जाते हैं। दूसरा, शैलीबंध के आधार पर साहित्य या काव्य के प्रकार देखे जाते हैं। तीसरा, साहित्यकार की जीवन दृष्टि के आधार पर भी साहित्य को अलग विभाग में विभाजित किया जाता है। और चौथा, कवि मन की प्रवृत्ति के आधार पर साहित्य को विभिन्न प्रकारों में पहचाना जाता है। दोस्तों, ये तो हुए साहित्य के प्रकारों को पहचानने के, उसके भेदों को देखने के विविध आधार। इन आधारों में सबसे पहला आधार जो है ना, गोचरता मतलब इंद्रियजन्य आधार पर साहित्य का के भेद माने जाते हैं। मोटे तौर पर आजकल इंद्रियजन्य आधार को ज्यादा प्राधान्य मिला है। इसी आधार पर साहित्य विधा पहचानी जाती है। तो दोस्तों, साहित्य दो प्रकार में विभाजित है, अर्थात काव्य के प्रमुख दो प्रकार हैं।
इंद्रियजन्य के आधार पर। पहला तो दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। हम पहले दृश्य काव्य की ओर नजर करते हैं। दृश्य काव्य को हम अपने चक्षुओं द्वारा देख सकते हैं, जिसे हम कानों से भी सुन सकते हैं और प्रत्यक्ष अपनी आंखों से भी उसका आनंद ले सकते हैं। यह दृश्य काव्य की विशिष्ट पहचान है। काव्य में यह दृश्य काव्य दो भेदों में बांटा गया है, एक रूपक और दूसरा उपरूपक। आचार्यों ने, विद्वानों ने रूपक को 10 प्रकारों में विभाजित किया गया है। इसको लेकर 10 रूपककार धनंजय ने रूपकों के बारे में विस्तृत चर्चा की है। यहां हम उन दृश्य काव्य के अंतर्गत रूपक के 10 प्रकार इस प्रकार देखते हैं: नाटक, प्रकरण, दृश्य काव्य के अंतर्गत अन्य बाण, व्यायोग, विधि, अंक, प्रहसन, समवकार, निम्न और इहामृग, इतने रूपक के दोस्तों प्रकार हैं। हमने रूपक का पहला प्रकार बताया नाटक। आजकल दृश्य काव्य के अंतर्गत हम नाटक को ज्यादा प्रचलित मानते हैं। अरे, यहां तक कह सकते हैं कि रूपक नहीं पहचाना जाता, दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक ही बोल दिया जाता है। लेकिन हमें जब दृश्य काव्य का परिचय प्राप्त करना है तो उसमें हम पुरानी पारंपरिक इस रीति को अच्छी तरह से देख लें, यह आवश्यक है। बाकी आजकल दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक और उसका छोटा भाग एकांकी से काम चला लेते हैं। परंतु आइए आपको बताते हैं कि 10 रूपक के जो 10 प्रकार हैं, वे कौन कौन से लक्षण को लेकर अलग रूप से वे पहचाने गए हैं। तो सबसे पहला आपके सामने नाटक है। दोस्तों, नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात् पंच संधिम समन्वितम, ऐसा कहकर नाटक के लक्षणों की ओर इशारा किया गया है। नाटक अन्य विधाओं से, रूपक के अन्य प्रकारों से कैसे अलग है, तो यह स्पष्ट है कि नाटक का विषय वस्तु प्रख्यात होना चाहिए और 5 संधियों का उसमें समन्वय होना चाहिए। दूसरी बात कि अंकों की योजना 5 से लेकर 10 तक दर्शाई गई है। लेकिन आजकल हिंदी में 3 अंकों का भी नाटक है और कहीं 12 अंकों तक इसे विस्तार दिया गया है। अर्थात आज अंकों की योजना को लेकर नाटक में थोड़ी छूट है। नाटक का नायक धीरोदात्त होना चाहिए, प्रतापी राजा, राजर्षि अथवा कोई अवतारी पुरुष हो, यह इच्छित है, आवश्यक है। नायक भी 4 प्रकार के हैं: धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। ये नायक जब हम नाटक को लेकर अलग रूप से
उसके अंगों की चर्चा करेंगे, उसके तत्वों की चर्चा करेंगे, तब उसको विस्तार देंगे। लेकिन फिलहाल यहां समझ ले कि 4 प्रकार के नायक हैं। दिरोदात्त है, वह उदात्त चरित्र वाला है। दिरोदत्त है, वह उद्धत चरित्र वाला, अर्थात आज के संदर्भ में हम कहे विलेन को दिरोदत्त कहा जाता है। उसी प्रकार नाटक में धीर ललित और धीर प्रशांत, वे लालित्य से भरे चरित्र वाला होता है, इसलिए उनका नाम धीर ललित पड़ा है। नाटक रस प्रधान होना चाहिए और ऐसा सिद्धांत है, नियम है कि उसमें श्रृंगार, वीर और करुण रस में से कोई एक या 2 रसों की प्रधानता नाटक में अवश्य होनी चाहिए। अन्य रस प्रासंगिक रूप से हो सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से 1, 2 या कहीं तीनों का भी समाविष्ट होना चाहिए, तभी जाकर वह नाटक माना जाता है। तो ये तो रहे नाटक के लक्षण, नाटक के तत्व। अब दूसरा प्रकार रूपक का है प्रकरण। प्रकरण का कथानक कभी कल्पित हो सकता है। हमने नाटक में देखा तो उसमें प्रख्यात विषय वस्तु होना चाहिए। यहां प्रकरण 1 अंक वाला होता है। नायक कोई भी हो सकता है, मंत्री, धनी, वैश्य या ब्राह्मण, कोई भी हो सकता है। और केवल श्रृंगार रस की प्रधानता प्रकरण का खास लक्षण है। श्रृंगार रस तो होना ही चाहिए। इसी कारण तो नाटक और प्रकरण में भेद है। दोनों रूपक है, पर नाटक नाटक है और प्रकरण प्रकरण है। उसकी पहचान, उसकी खास पहचान यह है कि प्रकरण में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। दूसरा कहें कि इसमें 1 अंक होता है। संस्कृत में मृच्छकटिकम प्रहसन कह सकते हैं और मालती माधव भी माफ कीजिएगा प्रकरण कह सकते हैं, क्योंकि मालती माधव में प्रेम कथा है और मृच्छकटिकम में ब्राह्मण नायक के रूप में है। अतः यह रूपक का प्रकरण प्रकार है। तीसरा, बाण नाम से रूपक पहचाना जाता है। बाण भी प्रकरण की तरह 1 अंक वाला है। एक ही पात्र इसकी खासियत है। प्रकरण में नायक हमने देखा वैसे कोई भी मंत्री, ब्राह्मण, वैश्य हो सकता है, पर साथ साथ अन्य पात्र भी होते हैं। लेकिन बाण की पहचान, खास पहचान यह है कि उसमें सिर्फ एक ही पात्र रहता है और संवाद उसके तमाम आकाश भाषित होते हैं। नायक द्वारा कल्पित पात्र से बात होती है। एक ही पात्र होता है, लेकिन वह कल्पित पात्रों से बात करता है। और इसके लिए हम अच्छा उदाहरण देना चाहे तो भारतेंदु का विषस्य विषमौषधम बाण प्रकार का रूपक माना जाता है। आगे का चौथा रूपक जो है वह व्यायोग है। यह भी 1 अंक का रूपक है। और कथा व्यायोग अलग कैसे पढ़ती है? प्रकरण से, नाटक से और बाण से। तो उसकी खासियत, उसका खास लक्षण यह है कि कथा इसमें मात्र 1 दिन की होती है। यदि 1 दिन की कथा है और 1 ही अंक में है और जिसमें दूसरा भी लक्षण है कि उसमें स्त्री पात्र नहीं होते, तो इसे व्यायोग कहा जाता है। भारतेंदु का धनंजय विजय इस श्रेणी का
रूपक माना जाता है, क्योंकि धनंजय विजय में रूपक के इस प्रकार के लक्षण अलग से उभरते हैं। आगे का विधि है, यह भी एक अंक वाला रूपक है। सिर्फ 2-3 पात्र कल्पित होते हैं, इसमें भी श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। लेकिन हम देखें कि विधि में 2-3 कल्पित पात्र होते हैं, यथार्थ पात्र नहीं होते हैं। और हिंदी में विधि की रचना नहीं प्राप्त, संस्कृत में है लीला मधुकर करके सुंदर संस्कृत रचना विधि के रूप में पहचानी जाती है। अंक नामक रूपक भी एक अंक वाला प्रसिद्ध कथा और मोटे तौर पर करुण रस प्रधान रहता है। इसी के तौर पर आजकल नाटक के साथ चलने वाली छोटी विधा दृश्य काव्य की एकांकी है। थोड़ा बदलाव आज उसमें तात्विक दृष्टि से देखने मिलता है, लेकिन यह अंक रूपक है। आगे का प्रहसन, जिसमें हास्य व्यंग्य प्रधान गुण की प्रमुखता रहती है, जिसे प्रहसन नामक रूपक माना जाता है। और दुर्तों, पाखंडों, मूर्खों आदि का चित्रण होना इसमें आवश्यक माना जाता है। और ऐसे लोगों का चित्रण हो तभी जाकर तो प्रहसन होता है, हास्य और व्यंग्य होता है। आगे समोकार कहा जाता है। यह रूपक 3 अंकों का होता है और इसमें दोस्तों वीर रस का प्राधान्य होता है। और समोकार में 12 नायक होते हैं और सबको फल की प्राप्ति होती है। यह इसका खास लक्षण है। आजकल ऐसे रूपक का निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन यह रूपक के जब धनंजय आदि ने वेद बताए हैं, तब कुछ खास खासियतों की वजह से इसे और अलग रूप से पहचाना गया है। और अधिकांशतः देव दानवों की कथाएं होती है, तभी जाकर तो 12 तक के नायक इसमें होते हैं। संस्कृत में अमृत मंथन और बास का पंचतंत्र मिलते हैं, इस प्रकार के रूपक। आगे का डिम 4 अंक वाला रूपक है। डिम की कथा प्रसिद्ध होती है। इंद्रजाल, जादू, युद्ध, क्रोध आदि का निरूपण यह डिम में होता है और पात्रों की संख्या इसमें अधिक होती है। रौद्र रूप रस प्रधान है इसका। यह गांधर्व, देव, भूत, प्रेत आदि अलौकिक पात्र भी होते हैं। संस्कृत में त्रिपुरदा डिम का अच्छा उदाहरण है। इहामुग करके भी एक अन्य रूपक है, जिसमें रौद्र रस की प्रधानता होती है और यह भी 4 अंकों में विभाजित है। कथा का आधार कोई भी हो सकता है। इसका नायक धीरोदात्त होता है और यहाँ नायक का प्रतिनायक से संघर्ष रहता है। किसमें? इहामुग नामक रूपक में। तो इस प्रकार हमने रूपक के 10 प्रकार देखे। लेकिन आजकल मैं फिर से बात दोहरा लूं कि दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक और एकांकी ही ज्यादा प्रचलित है और उनकी ही ज्यादा पहचान है। दूसरे प्रकार का दृश्य काव्य है, वह उपरूपक है। उपरूपक रूपक से किस प्रकार अलगा हुआ है, उसमें क्या अलगाव देखने मिलता है? तो स्पष्ट है कि यह रूपक से अलग है। रूपक नाट्य है, मतलब उसमें अभिनय होता है, जबकि उपरूपक में अभिनय तो है लेकिन नृत्य के रूप में अभिनय है और रूपक में नाट्य के रूप में अभिनय है।
दोनों की खास पहचान, दोनों के बीच अंतर यही है। तो दूसरा कहें कि उपरूपक में लय, ताल आदि पर बल दिया जाता है, तभी यह रूपक से अलग है। इस प्रकार देखें तो उपरूपकों की संख्या को लेकर काव्य शास्त्रियों में बड़ा मतभेद है। कोई 18 बताता है तो कोई 12 वेद मानते हैं। कहीं कहीं 22-23 तक की संख्या भी बताई गई है। धनंजय ने 10 रूपक में और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में जो उपरूपक के भेद बताए हैं, उनमें नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्य रसक, प्रस्थानक, उल्लाप्य, काव्य प्रक्षण, रसक आदि बताए गए हैं और ये सारे इंद्रिय जन्य हैं। इन्हें उपरूपक कहा जाता है। आजकल हमने पहले भी कहा कि रूपक और उपरूपक को महत्ता ज्यादा नहीं दृश्य काव्य के संदर्भ में, लेकिन मोटे तौर पर माना जाता है नाटक और एकांकी। इसलिए दृश्य काव्य एक विशिष्ट काव्य का प्रकार है, क्योंकि दृश्य काव्य में हम देखकर उसका मजा ले सकते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन खास लक्षण देखकर उसका मजा ले सकते हैं और अभिनय, रंगमंचीता उसका खास लक्षण है। ये तो बात हुई दृश्य काव्य की। अब हम देखते हैं श्रव्य काव्य। जिस साहित्य का हम कर्णेंद्रिय द्वारा सुनकर अनुभव कर सकते हैं उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दोनों में यह भेद है कि इसे कर्णेंद्रिय द्वारा सुनकर ही उसका आनंद ले सकते हैं, देखकर नहीं। पर आजकल तो सारे श्रव्य काव्य भी रूपांतरित होकर धारावाहिक में या फिल्मों में, दृश्य में पलटकर उसका मजा लिया जा सकता है, लेकिन हकीकत में श्रव्य काव्य कर्णेंद्रिय द्वारा सुनकर अनुभव करने की चीज है। प्राचीन युग में काव्य मौखिक रूप से रहता था, लिखा भी जाता था तो हाथ से पत्रों पर लिखा जाता था और मूलतः उसका प्रचलन मौखिक रूप में था प्राचीन युग में। लेकिन आज यह अनेक रूपों में विभाजित है। प्राचीन युग में सिर्फ कहानी, कथा और कविता, पद सुनाया जाता था और सुनकर आनंद लिया जाता था। इसीलिए इसे कर्णेंद्रिय के साथ जोड़ दिया गया है, क्योंकि तब कर्णेंद्रिय द्वारा सुनकर ही कथा का मजा लिया जा सकता था, कविता को सुनकर ही उसको समझ या ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता था। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में मूल अंतर यह है कि दृश्य काव्य समाज से जुड़ा हुआ है। नाटक समाज में एक साथ बैठकर देख सकते हैं और इस काव्य में रंगमंच केंद्र में है। लेखक के लिए भी अर्थात नाटककार के लिए भी, दृश्य काव्यकार के लिए भी और रंगमंच दर्शक या प्रेक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण तत्व है। दृश्य काव्य शिक्षित, अल्पशिक्षित या अशिक्षित सभी वर्ग के, सभी वर्ण के, सभी जाति के, सभी धर्म के लोग आनंद उठा सकते हैं। अतः इसे पंचम वेद कहा गया है। किंतु श्रव्य काव्य का आनंद एकांत में बैठकर भी लिया जा सकता है। श्रव्य काव्य का आनंद बेडरूम में, उपवन में, बगीचे में या फिर यात्रा करते करते भी ले लिया जाता है। अर्थात यह एकदम
सरल काव्य प्रकार है। दृश्य काव्य आधुनिक युग की देन नहीं, श्रव्य काव्य यह समय की देन है, ऐसा कहे तो चले। तो आजकल हम देखें तो श्रव्य काव्य का प्रचलन बढ़ा है। श्रव्य काव्य के मूलतः 3 भेद हैं, पद्य, गद्य और चंपू। दोस्तों, पहले हम पद्य के बारे में आपसे बात करते हैं। पद्य से क्या अभिप्राय है? तो पद्य छंदोबद्ध रचना है, कविता, दोहा आदि। पद्य के मूल में 2 भेद किए जाते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। बराबर। प्रबंध काव्य किसे कहा जाता है? तो पद्य में भी ये छंदोबद्ध रचना है, लेकिन प्रबंध से अभिप्राय है जो बंधा हुआ है, जिसमें छंदोबद्धता प्रमुख खासियत है और पूर्वापर संबंधों से युक्त होती है। कौन सी विधा? प्रबंध काव्य जो पद्य है, श्रव्य के अंतर्गत है, उसका मजा हम ले सकते हैं। तो लंबी कथा होती है इसकी और पूर्वापर संबंधों से युक्त होती है। छंद, एक छंद, दूसरा, तीसरा, वैसे लंबी कथा छंदोबद्ध आकार में होती है। और हम कहें कि इसमें कथा रसिकता के साथ लंबी चलती है और पूर्वापर संबंध होता है। एक सर्ग का दूसरे सर्ग से भी संबंध है। किस दृष्टि से? कथा की दृष्टि से। कथा चलती रहती है और लंबी कथा पात्र या समाज के जीवन का पूरा चित्रण होता है। यहाँ पर अलग अलग चित्रण नहीं, पर एक समाज का चित्रण है या एक नायक का चित्रण है। तो नायक केंद्र में रहता है और पूरी कथा चलती रहती है। तो यह बात प्रबंध काव्य की खास विशेषता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रकृति चित्रण, रस निरूपण और महान विचार प्रबंध के खास लक्षण हैं। यह महान विचार होना चाहिए, रस निरूपण भी होना चाहिए और विषय तथा आकार को लेकर प्रबंध काव्य के भी 2 प्रकार हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। दोनों के लक्षण मोटे तौर पर समान है, लेकिन 1-2 बातों को लेकर प्रबंध महाकाव्य और खंड काव्य दोनों में विभाजित हो गया है। तो किस प्रकार? तो कहें कि प्रबंध में भी छंदोबद्धता होती है, तो महाकाव्य में भी छंदोबद्धता होती है और खंड काव्य में भी छंदोबद्धता होती है। लेकिन प्रबंध के अंतर्गत महाकाव्य की कथा, महा शब्द ही बताता है कि लंबी होती है, बड़ी होती है, और खंड काव्य की कथा लंबी महाकाव्य की तरह लंबी नहीं होती, पर जीवन का एक भाग होता है, एक खंड होता है, इसलिए इसे खंड काव्य कहा जाता है। और महाकाव्य जीवन की महाकथा, लंबी कथा होती है, अतः इसे महाकाव्य कहा जाता है। खास बात खंड काव्य और महाकाव्य के बीच यह है अंतर के रूप में। दूसरी बात कि लंबे जीवन की कथा हो तो स्वाभाविक है कि महाकाव्य में पात्रों की संख्या ज्यादा हो सकती है, खंड काव्य में नहीं। और उद्देश्य की दृष्टि से भी महाकाव्य में एक प्रमुख समस्या के साथ अनेकविध समस्याओं को स्थान दिया जाता है। खंड काव्य में प्रमुख विचार पर ही फोकस रहता है। इस प्रकार प्रबंध काव्य के
दोस्तों दो प्रकार है, महाकाव्य और खंड काव्य। उसी प्रकार हम देखते हैं तो ऐसे महाकाव्य में पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, प्रसाद का कामायनी, साकेत, उर्वशी, प्रिय प्रवास, ऐसे अमर ग्रंथ महाकाव्य के रूप में आकारित हुए हैं। इन ग्रंथों में अनेक सर्ग हैं। इन ग्रंथों के नायक धीरोदात्त हैं। इन ग्रंथों में नायकों के या समाज का पूरा जीवन चित्रित है। इसीलिए इन्हें महाकाव्य कहा जाता है। जबकि खंड काव्य में प्रासंगिक कथाओं को अवकाश नहीं मिलता, उसका आकार सीमित होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो हिंदी में पंचवटी, जयद्रथ वध, कुरुक्षेत्र, संशय की एक रात, रश्मिरथी, दिनकर का खंड काव्य है, क्योंकि इनमें संपूर्ण जीवन नहीं है, जीवन का एक खंड मात्र है, इसलिए इन्हें खंड काव्य कहा जाता है। दोस्तों, पद्य का दूसरा हिस्सा जो प्रबंध नहीं है, प्रबंध बंधा हुआ है सर्गों में, जो सर्गों में बंधा नहीं है, मुक्त है, अर्थात पूर्वापर संबंधों से मुक्त है, उसे मुक्तक काव्य कहा जाता है। प्रबंध काव्य इसलिए कहा गया कि उसमें पूर्वापर संबंधों का बंधा हुआ रूप है, और यहां मुक्तक काव्य में पूर्वापर संबंधों का मुक्त है, पूर्वापर संबंधों से रहित है। कहने का मतलब है कि उसमें प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र है। उदाहरण के रूप में देखें तो कई ऐसे अलग अलग छंद होते हैं। दोहा, कबीर के दोहे पूर्वापर संबंधों से मुक्त है, तो उन्हें मुक्तक कहा जाता है ना। कहीं एक में गुरु की महत्ता बताई है, तो दूसरे में बड़ा कहीं रहस्य बताया गया है। तीसरा दोहा जो है वह कोई और विषय लेकर उपस्थित होता है। इस प्रकार मुक्तक एक काव्य का विशिष्ट अपनी अलग पहचान उभारने वाला चेहरा है। प्रबंध काव्य की तरह मुक्तक काव्य भी दो हिस्सों में विभाजित है। उसके भी दो प्रकार देखने मिलते हैं। पहला है पाठ्य मुक्तक। पाठ्य मुक्तक का लक्षण यह है कि उसका आनंद पढ़कर लिया जा सकता है। प्रत्येक छंद इसमें अपने आप में स्वतंत्र है, पूर्ण है और मुक्त है। पाठ्य मुक्तक में विचारात्मकता की प्रधानता होती है। हम देखें तो रहीम, कबीर, बिहारी आदि के दोहे जो है, घनानंद के कविता है और सवैया है, वो पाठ्य मुक्तक के अंतर्गत समाविष्ट है। लेकिन जो पाठ करके आनंद लिया जाता है उसे पाठ्य मुक्तक कहा जाता है। दूसरा प्रगत मुक्तक है। मुक्तक में यह अलग रूप से पहचाना गया क्योंकि इसमें गीता प्रमुख खासियत है। प्रगत में भावात्मकता की रागात्मकता होती है, और आधुनिक युग के हम नवगीत देखें तो वे प्रगत हैं। उदाहरण के तौर पर देखना चाहें तो हम महादेवी वर्मा, मीरा, सूरदास, तुलसीदास आदि के पद को प्रगत कह सकते हैं। मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, यह प्रगत है क्योंकि इसमें गेयता की प्रधानता है। तो ऐसे ऐसे पद जो कहें कि गाए जाते हैं, लय में, राग में, ताल में होते हैं, वे प्रगत मुक्तक माने जाते हैं। तो ये तो हुआ
हम हमारी दृष्टि से किसका, पद्य का प्रकार। अब गद्य देखते हैं। श्राव्य काव्य के अंतर्गत पहला प्रकार पद्य है। पुनरावर्तन कर लेते हैं। और पद्य के अंतर्गत दो उपभेद हैं, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध और मुक्तक के भी अपने अलग लक्षण के कारण, अंतर के कारण और भी दो दो उपभेद हुए हैं। प्रबंध के उपभेद महाकाव्य और खंड काव्य, तथा मुक्तक के उपभेद पाठ्य मुक्तक और ज्ञेय मुक्तक, गीति मतलब प्रगीत। इस प्रकार हमने श्रव्य काव्य के अंतर्गत पद्य को देखा। अब श्रव्य काव्य का दूसरा प्रकार गद्य है। गद्य आधुनिक युग की देन है और गद्य में छंदबद्धता न होकर विचारों की प्रधानता रहती है। खास तौर पर कहानी, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज, लघु कथा, पत्र लेखन आदि समयांतर पर समय की मांग के अनुसार और स्थितियों के कारण अनेक गद्य के रूप जन्म लेते रहे और विकसित भी होते रहे। इस प्रकार गद्य में अनेक प्रकार हैं। कथा साहित्य के अंतर्गत हम उपन्यास और कहानी को लेते हैं, क्योंकि इसमें कथा की प्राधान्यता होती है। दोस्तों, नाटक में जिस प्रकार, दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक में जिस प्रकार हमने नाटक और एकांकी को देखा, जिस प्रकार प्रबंध में महाकाव्य और खंड काव्य को देखा, उसी प्रकार उपन्यास और कहानी, कथा की विधाएं गद्य में है। लेकिन उपन्यास की कथा लंबी होती है और कहानी की कथा छोटी होती है। उपन्यास में नायक के समग्र जीवन का या समाज का पूरा चित्रण होता है, जबकि कहानी में नायक के जीवन का एक खंड कथा के रूप में रहता है, एक भाग रहता है। इस प्रकार उपन्यास और कहानी गद्य की विधाएं है, लेकिन उसमें कथा प्रमुख है, निबंध अलग रूप से है। उसमें चिंतनात्मकता, विचारात्मकता का प्राधान्य होता है। इसमें निबंध में कथा नहीं होती, इसमें विचार होता है और निबंधकार विचार को केंद्र में रखकर घटनाएं या बातें जोड़ता है और एक विचार समाज के सामने रखता है। आत्मकथा और जीवनी, इन विधाओं का भी अपना अलग रूप है। इस शैली की दृष्टि से आत्मकथा आत्मकथनात्मक में होती है और जीवनी किसी चरित्र की, पूरे जीवन का चित्र होता है। रेखा चित्र, संस्मरण, डायरी आदि भी गद्य की ऐसी विधाएं हैं जो अपनी अपनी जगह एक विशिष्ट आकार में अपने विशिष्ट तत्वों के कारण अलग रूप से पहचाने जाते हैं। एक बात बताएं कि जिस प्रकार मानव समाज को अलग अलग रूप से हम पहचानते हैं, जैसे बालक, युवक, प्रौढ़, वृद्ध, उसी प्रकार साहित्य रूपी समाज में भी तमाम साहित्य अलग अलग अपने आकार, रूप, लक्षण, गुण और विचार की शक्ति, विचार का भी आकार, उसी के आधार पर अपना अलग अलग स्वतंत्र रूप लिए हुए हैं। आजकल तो निबंध के भीतर भी व्यंग्य अलग
स्वतंत्र विधा के रूप में स्थान पा चुका है। आगे चलते हुए भी कोई नई विधा का जन्म हो, ऐसा भी संभव है। और यह समय की मांग के मुताबिक होता रहता है। आज मीडिया की वजह से और समय की कहें कि व्यस्तता के कारण आजकल लघु कथाएं खूब चलती हैं। छोटे में कुछ कह दो, बड़ी कथा कहकर क्या लेना है? किसके पास समय है पढ़ने का, सुनने का? बराबर है। तो फिर आज ऐसे लघु कथाओं में बड़ा विचार रख दिया जाता है। सिर्फ एक छोटी सी सिचुएशन रखकर बड़ा सा विचार प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो इस प्रकार विधाएं नई नई आकार लेती रहती है। श्रव्य काव्य का तीसरा प्रकार चंपू है। चंपू अर्थात गद्य और पद्य दोनों का जो मिश्रित रूप होता है उसे चंपू कहा जाता है। चंपू की रचना कम होती रहती है। आजकल जो गद्य लिखता है वह गद्य लिखता है और पद्य की विधा को पकड़ता है, पद्य की विधा को पकड़ता है। पर पुराने समय में चंपू लिखे जाते थे। यह तो हुआ किस आधार पर? काव्य का वर्गीकरण हमने पहले से बताया कि इंद्रिय जन्य अर्थात गोचरता के आधार पर काव्य के प्रकार थे। दूसरा भी एक आधार है जिसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। वैसे तो मूल रूप से किसी भी साहित्य की विधा की पहचान इंद्रियजन्य अर्थात गोचरता के आधार पर ही आजकल हो रही है, होती है। और यह सिक्का ज्यादा चलता है, अर्थात यह आधार ज्यादा लोग ग्रहण करते हैं, आजमाते हैं, प्रयोग में लेते हैं। लेकिन कवि और लेखक की जीवन दृष्टि के आधार पर भी दोस्तों काव्य या साहित्य के भेद प्रकार पड़े हैं। तो लेखक की जीवन दृष्टि अर्थात लेखक की जैसी विचारधारा रहती है ना, उसी के अनुरूप उस साहित्य का निर्माण होता है। और पूरे साहित्य में वह एक विचारधारा को लेकर चलता है। तो वह जीवन दृष्टि अथवा विचारधारा के आधार पर उसे पहचाना जाता है। फिर वह कोई भी विधा हो, गद्य की हो, पद्य की हो, दृश्य की हो, श्राव्य की हो, दृश्य की हो। यहां पर कवि या लेखक की जीवन दृष्टि के आधार पर जब हम काव्य को देखते हैं तब इंद्रिय गोचरता का आधार नहीं ग्रहण किया जाता। कविता भी हो या महाकाव्य भी हो या फिर दोहा भी हो या उपन्यास भी हो, लेकिन जीवन दृष्टि के आधार पर जीवन दृष्टि भी अलग अलग हो सकती है। तो जीवन दृष्टि के आधार पर भी जो आधारित प्रकार या भेद हैं उनको भी दो प्रकारों में प्रमुख तो देखा गया है, विभाजित किया गया है। वे दो प्रकार कौन से हैं? तो पहला है यथार्थवादी साहित्य। जो साहित्य यथार्थवादी दृष्टि प्रकट करता है अपने पूरे विचार में, तो उसे यथार्थवादी साहित्य कहा जाता है। वह चाहे फिर गद्य में हो या पद्य में हो। जैसे यशपाल के उपन्यास यथार्थवादी है और दूसरी विचारधारा के आधार पर उसको अलग रूप से नामकरण दिया गया, वह आदर्शवादी साहित्य है। आदर्शवादी साहित्य में आदर्शवादी दृष्टि से प्रेरित लिखा जाता है। यह भी चाहे गद्य में हो या पद्य में हो, वह नहीं देखा जाता, लेकिन कहा जाता है आदर्शवादी साहित्य। समाज में जो घटित यथार्थ है उसे यथार्थवादी कहा जाता है।
पर यथार्थ को यहां साइड में कर आदर्श की स्थिति क्या होना चाहिए, यह ज्यादा प्रस्तुत होता है। जैसे रामचरितमानस में राम राज्य की आदर्शवादी परिकल्पना, तो हम रामचरितमानस को आदर्शवादी कह सकते हैं, बराबर है। प्रेमचंद आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी लेखक है, तो उनके साहित्य में इस प्रकार का भेद देखने मिलता है। कवि की मनोव प्रवृत्ति के आधार पर भी काव्य का वर्गीकरण किया जाता है। मनोव प्रवृत्ति मतलब देखो, आगे हमने देखा दूसरा आधार वह क्या था, कवि या लेखक की विचारधारा अथवा जीवन दृष्टि के आधार पर। लेकिन यह तीसरा भी एक आधार है, मन प्रवृत्ति के आधार पर। तो यह क्या है, तो यह कि मन का विषय क्या है, उसी के आधार पर उसको पहचाना जाता है। इसके भी मन प्रवृत्ति भी दो प्रकार की होती है, हम जानते हैं। एक विषयगत मन प्रवृत्ति और दूसरी विषयीगत मन प्रवृत्ति। तो दो प्रकार के वेदों में इस प्रकार के साहित्य भी देखा जाता है। विषयीगत मतलब सब्जेक्टिव लिटरेचर, सीधे रूप से कहते हैं। आजकल हम कहते हैं कि लिटरेचर कौन सा है, तो सब्जेक्टिव है। तो इसके पीछे दोस्तों ऐसा कहने का प्रमुख कारण यह है कि इसको मन प्रवृत्ति के आधार पर मूल्यांकित किया गया है। तो विषयीगत में कवि या लेखक के निजी सुख दुख की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात कवि की आत्मा अभिव्यक्ति होती है। मोटे तौर पर यह मैं शैली वाला साहित्य होता है, विषयीगत साहित्य। फिर चाहे वह रचना कोई भी हो, गद्य हो, पद्य हो। खास तौर पर यदि हम प्रकाश डालना चाहे या उदाहरण देना चाहे, तो दोस्तों महादेवी के गीत को हम विषयी प्रधान कह सकते हैं, क्योंकि महादेवी वर्मा ने अपने प्रगीतों में, अपने गीतों में आत्माभिव्यक्ति ज्यादा प्रस्तुत की है। मैं निर्भरी दुखती बदली, ये कविता विषयी प्रधान साहित्य के अंतर्गत हम मान सकते हैं। दूसरा प्रकार है विषयगत साहित्य, मतलब ऑब्जेक्टिव लिटरेचर। विषयगत साहित्य में कवि अन्य पात्रों को अपनाकर जीवन का सामान्य चित्रण प्रस्तुत करता है, मतलब सामान्य जीवन की अनुभूतियों की इसमें अभिव्यक्ति होती है। विषयगत में जीवन की, समाज की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति होती है, और विषयीगत में आत्माभिव्यक्ति होती है। डिफरेंट दोनों का एक है। लेखक किसी भी प्रकार का, यह किसी भी प्रकार की यह मन प्रवृत्ति को पसंद करता है और वह विचार को प्रस्तुत करता है। हम कहें कि कुछ भी हो, वह चाहे कवि की मन प्रवृत्ति के आधार पर रचित साहित्य हो या फिर कवि या लेखक की जीवन दृष्टि के आधार पर काव्य को पहचाना गया हो, या फिर इंद्रिय जन्य गोचरता के आधार पर साहित्य को देखा गया हो, यह तो रचनाकार ने जिस आकार में आकारित किया है, उसका फिट जो फॉर्म है, शैलीगत है, उस फॉर्म को लेकर उसको विभाजित किया गया है। लेकिन मूल बात यह है कि साहित्यकार अपने विचार को किसी भी प्रकार में आकारित कर प्रस्तुत करता है, अर्थात साहित्यकार विचार की प्रस्तुति के लिए जिस फॉर्म को, जिस रूप को, जिस आकार को प्रस्तुत करता है, आधार बनाकर प्रस्तुत करता है, उसे
में विभाजित साहित्य कहा जाता है अथवा काव्य कहा जाता है। ये न केन प्रकारेण काव्य या साहित्य का मूल उद्देश्य तो विचार की प्रस्तुति है, लेकिन एक छोटे से सूत्र से लेकर मुक्त से लेकर महाकाव्य या बड़ा दृश्य काव्य रूपक तक, नाटक तक का साहित्य अलग अलग वेदों में, विधाओं में पहचाना गया है। यह साहित्य के प्रकारों की पहचान मानी जाती है। हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि काव्य इस प्रकार अलग अलग प्रकारों में विभाजित है। आगे हम इन काव्य प्रकारों को तात्विक रूप से अथवा उनकी समग्र पहचान क्या है उसको अलग अलग रूप से देखेंगे, परखेंगे और लक्षणों के आधार पर उन्हें तराशेंगे। आज तो फिलहाल काव्य प्रकार को लेकर जो बात हमें समझनी थी, मैं समझता हूं कि हमने उतना ज्ञान तो प्राप्त कर ही लिया है। अतः अब मैं इस विषय को विराम देता हूं और अपनी वाणी को भी विराम देता हूं। जय हिंद,